सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हाजिर हूं वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक गुड न्यूज की जो एलएसी से निकल कर आई है। एलएसी का जिक्र होते ही चीन के साथ तनाव और घमासान जहन में आ जाता है, पर पूर्वी लद्दाख में सीमा से जुड़े विवादों को दोनों देश लगातार बातचीत के जरिए खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज भारतीय विदेश सचिव ने बताया है कि सैनिकों की वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों में सहमति बन चुकी है। माना यह जा रहा है कि देपसांग और डेमचोक इलाके को लेकर यह सहमति बनी है। तकरार खत्म करने वाली ये गुड न्यूज जो है उस वक्त निकल कर आई है जब जल्दी ही रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक रूस में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और यह माना जा रहा है कि भारत और चीन के दरमियान वहां विवादों को लेकर अहम बात हो सकती है। आज भारत के साथ चीन के रिश्तों पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बात होगी कश्मीर में आतंकी घटना की। गांदरबल में एक प्रोजेक्ट पर फायरिंग करने वाले आतंकियों की तलाश जोर शोर से जारी है। ये साजिश किसने रची, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं एलएसी से आई गुड न्यूज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्व जो है लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में कमी आएगी। 2020 में हुई झड़प के बाद बन गया जो तनाव है वो कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद कम हुआ है और अब भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नए समझौतों पर पहुंच चुके हैं। माना यह जा रहा है देखिए कि यह समझौता जो है देपसांग और डेमचोक इलाकों में पेट्रोलिंग से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन दोनों बिंदुओं पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश जो है यहां से अपने सैनिकों को पीछे हटाने का काम जो है शुरू कर देंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने न सिर्फ इसके बारे में जानकारी दी बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर जो बनी सहमति है वो 2020 में पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न हुए तनाव का धीरे धीरे समाधान हो रहा है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. तो देखिए एलएसी पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से टकराव लगातार जारी है। इसी दौरान चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। आपको याद होगा इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं निकलकर सामने आई थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ खूनी झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, लेकिन 60 चीनी सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा था। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़े। हालांकि बाद में तनाव खत्म करने के लिए बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर टकराव विवाद को हल करने के लिए अब तक कोर कमांडर लेवल की 21 दौर की चर्चा हो चुकी है। इस बातचीत में एलएसी पर विवाद वाले कई मसलों को सुलझाया गया और वहां से सेनाओं की वापसी भी हुई, लेकिन पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोक का मसला नहीं सुलझ पाया। माना यह जा रहा है कि अब इसे भी लेकर सहमति फाइनली बन गई है। देखिए असल में चीन और भारत के बीच बातचीत कई और लेवल पर भी चलती रही है। 12 सितंबर को एनएसए अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई। रूस में ब्रिक्स देशों की एनएसए की मीटिंग के दौरान जब दोनों देशों के जो एनएसए हैं वो मिले तो उन संबंधों को लेकर सामान्य करने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया। साथ ही साथ एलएसी का सम्मान करने पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों ने जल्द से जल्द बाकी इलाकों से भी सेना की वापसी में तेजी लाने पर सहमति जताई। इससे पहले देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के 75% मामले अब सुलझा लिए गए हैं। अब संकेत हैं कि एलएसी पर विवाद के बचे हुए मुद्दों को भी सुलझा लिया गया।
भारत और चीन के बीच एलएसी तनाव को लेकर एक अच्छी खबर आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और चीन ने कई दौर की बातचीत के बाद उन सभी बिंदुओं पर पेट्रोलियम को दोबारा शुरू करने की बात मान ली है जहां पर गलवान के बाद पेट्रोलिंग रोक दी गई थी। यानी अगर इन फ्रिक्शन पॉइंट्स की बात करें तो डिसएंगेजमेंट भी जल्द शुरू हो सकता है उन जगहों से जहां पर डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। अगर हम आपको बताएं इन अलग अलग पॉइंट्स के नामों के बारे में तो पैंगोंगसो के नॉर्थ और साउथ बैंक से 2021 में डिसएंगेजमेंट हो गया था। उसके अलावा हॉट स्प्रिंग और गोगरा इन बिंदुओं पर भी डिसएंगेजमेंट हो गया था। यानी दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटी, लेकिन जो दो ट्रेडिशनल फ्रिक्शन पॉइंट भारत और चीन के बीच रहे हैं उनमें से एक है डेप्सैंग प्लेन और दूसरा है डेमचौक। यहां पर तनाव बरकरार था और यहां पर पेट्रोलिंग भी नहीं हो पा रही थी। भारत और चीन अब कई दौर की बातचीत के बाद इस अग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं कि ये पेट्रोलिंग दोबारा शुरू की जा सकेगी और डिसएंगेजमेंट भी हो सकेगा। तो देखिए, अब आप जो सोच रहे हैं यहां पर आपका यह समझना जरूरी हो जाता है कि एलएसी पर देपसांग मैदान और डेमचौक पॉइंट भारत के लिए रणनीतिक तौर पर क्यों अहम हो जाते हैं। देखिए, 3 साल से चल रही बातचीत के दौरान चीन देपसांग मैदान, उसके उत्तर में मौजूद दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे और डेमचौक के पास चार्डिंग निंगलुंग नाला की ओर से भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग के अधिकार को मानने से इनकार करता रहा है, जबकि भारत का यह दबाव रहा है कि यहां से सैनिकों की वापसी हो। देपसांग के मैदान में एक पॉइंट जिसे बॉटल नेक कहते हैं, वहां पर भारत के शुरू से ही पेट्रोलिंग सेंटर रहे हैं, मगर चीन ने यहां भारतीय सेना को जाने से रोक दिया। लेकिन अब बातचीत के बाद संकेत हैं कि दोनों देश इस इलाके में 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौट आएंगे। यानी गलवान में हुई झड़प से पहले देपसांग में जो देश यहां पेट्रोलिंग करता था वहां करेगा, और साथ ही साथ सेनाएं भी पीछे हट जाएंगी। देपसांग सुरक्षा के नजरिए से बहुत अहम है, क्योंकि देखिए ये दौलत बेग ओल्डी के नजदीक है, जो कि काराकोरम दर्रे के पास भारत की अहम मिलिट्री पोस्ट है। साथ ही साथ देखिए, भारत ने यहां दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाया है, जिसकी ऊंचाई जो है 16,700 फीट है। यह एयरफील्ड भारत की सुरक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन पर कड़ी निगरानी रखती है, यानी टेरेन बहुत ऊंचा है। इसी तरह देखिए, डेमचौक सिंधु नदी के करीब होने से भारत के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है। भारत और चाइना के बीच में सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए जो समझौता हुआ है, ये वाकई में बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ये समझौता अब 2020 के पुराने वाली सिचुएशन में चला जाता है, जो कि भारत का स्टैंड हमेशा से रहा है। क्योंकि भारत ने यही हमेशा कहा था कि हम कुछ आगे बात करेंगे तो 2020 के पहले वाली जब सीमा पर सिचुएशन हो जाएगी तभी कुछ आगे बात बढ़ेगी। और वाकई में देखा जाए तो हमारा स्टैंड, हमारी सेनाओं की बहादुरी, हमारे सेनाओं का जो स्टैंड रहा है सीमा पर, वो दिखाता है कि हम किस प्रकार से अपनी बात को मनवा सके। लेकिन हमें फिर भी एक अलर्ट रहना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सेनाओं का आधुनिकीकरण पर जोर जारी रहना चाहिए। और फिर लेकिन ये खबर अच्छी है, क्योंकि भारत और चीन एक पड़ोसी देश हैं, दोनों के पीछे बहुत स्कोप है आगे डेवलपमेंट का, इकॉनमी, ट्रेड और डिप्लोमेसी के तौर पर। ये सब का बहुत फ़ायदे हैं। अगर चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर ना अड़े, भारत को चारों तरफ घेरने की कोशिश ना करे, तो दोनों ही देश बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, चीन के साथ सीमा विवाद के समाधान की दिशा में गुड न्यूज बहुत सही मौके पर आई है, क्योंकि देखिए कल से 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता की उम्मीद है। रूस के कजान शहर में 22 सम्मेलन के पहले दिन यानी ब्रिक्स नेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन होगा और 23 अक्टूबर को 2 मुख्य सत्र होंगे। सुबह से सत्र के बाद दोपहर में शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय पर ओपन सेशन होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन 24 अक्टूबर को होने जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को नई दिल्ली से लौट आएंगे और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। और माना यह जा रहा है कि चीन के साथ विवादों को निपटाने में अहम फैसला लिया जा सकता है। आपको बता देते हैं कि ब्रिक्स में रूस, भारत और चीन के साथ ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। चीन, रूस के साथ भारत की यहां मौजूदगी की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया की नजर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई है। This is a multilateral event, though of course there is always a provision for bilateral meetings on the sidelines.
We are currently looking into the overall program of the Prime Minister's. There are a number of requests for bilateral meetings, and we will update you on the bilaterals as they evolve as soon as feasible. और आइए अब रुख करते हैं कश्मीर का, जहां पर नई सरकार के कमान संभालने के तुरंत बाद एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। रविवार की शाम गांदरबल में सीमा पार से आतंकियों ने एक टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, मगर अब सेना और सुरक्षा बलों के जवान उनकी तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर नजर है, पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। सेना एक्शन में है, सर्च ऑपरेशन जारी है। घाटी के गांदरबल इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर है। तलाश है उन आतंकियों की जिन्होंने सोनमर्ग से करीब 10 किलोमीटर दूर इस गगनगीर इलाके में अंधाधुंध फायरिंग की। श्रीनगर से ले जाने वाले नेशनल हाईवे के पास गगनगीर नाम के इलाके में एक टनल बन रही है। जेड मोड़ नाम की इस जगह पर शाम करीब 7:30 बजे के बाद आतंकवादियों ने मेस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। इस आतंकी कार्रवाई में 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हैं। गगनगीर ग्राउंड जीरो पे हूं, जहां अटैक हुआ था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन साइट है और यही टनल की कंस्ट्रक्शन साइट थी और ये टनल कंप्लीट हो चुका है, सुरंग बन चुकी है जेड मोर के नाम से और बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत जरूरी है अगर आप देश की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि लद्दाख के लिए जो एक पूरे साल खुला रहे रास्ता, उसके लिए ये टनल महत्वपूर्ण है। और इसके 10 किलोमीटर आगे जोजिला जो सबसे बड़ी टनल है, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, उस पर भी जोर शोर से काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे हमला करने की साजिश यही है कि ये जो काम है इनको रोका जाए, कहीं ना कहीं जो वर्कर है उनके दिल में भय और जो एक डर का माहौल बनाया जाए ताकि काम जो है हिल जाए, चले ना अच्छे से। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों ने गांदरबल से सोनमर्ग को जोड़ने वाले इस गगनगीर टनल प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। यहां 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का यह बड़ा प्रोजेक्ट कश्मीर में विकास की एक और निशानी है और शायद इसीलिए सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं ने यहां हमले की साजिश बुनी। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार आई है, ये बात भी पाकिस्तान को चुभ रही है और इसीलिए उस इलाके को आतंकी हमले के लिए चुना गया जहां अरसे से शांति है। एजेंसी जो है, चाहे पुलिस या पीएफ आर्मी लगे हुए हैं पूरे इलाके को घेरे में लेके, जो ये पूरा इलाका है जहां ये मजदूर और जो नॉन लोकल रह रहे थे, क्योंकि एक टेम्परेरी छोटी सी बस्ती बनाई थी इन्होंने बिल्कुल टनल प्रोजेक्ट के साथ, और वहीं पे जो है कल शाम में यह हमला हुआ है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 3 कम से कम जो है मिलिटेंट हो सकते थे। दो साइड से गोली चली है और तकरीबन 100 से 150 जो है गन शॉट्स वहां सुनाई दिए हैं। जो मेस में लोग थे, क्योंकि बाहर जब वो निकले उनको पहले लगा कि ये शायद पटाखे हैं, लेकिन जब बाहर निकले तो उनके साथी जो है लहूलुहान थे, ग्राउंड पे पड़े थे और उनको फिर उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले, मगर सुरक्षा बलों ने तुरंत ही पूरे इलाके को घेर लिया। उसके बाद से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा जवाब मिलेगा। एनआईए इस आतंकी घटना की जांच करेगी, जल्द ही इसकी पूरी साजिश बेनकाब हो जाएगी। पर खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीओके में बैठे शेख सज्जाद गुल ने इस हमले की साजिश रची। लश्कर ने पाबंदी लगने के बाद टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स नाम का एक मुखौटा संगठन खड़ा किया और सज्जाद गुल को उसका सुप्रीम कमांडर बना दिया। सज्जाद गुल पहले से ही एनआईए के रडार पर है, जिस पर 10 लाख का इनाम है और इसी के जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद पहला इलेक्शन था जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसीलिए जो टेरर ग्रुप्स हैं वो किसी ना किसी तरह से कुछ दहशत फैलाना चाहते हैं, कुछ और समस्याएं क्रिएट करना चाहते हैं। हमने देखा कि जो भी इलेक्शन से पहले
शुरू हो गई थी, जम्मू में वारदातें काफ़ी हुई और ऐसे और भी जगह में, लेकिन उसको सब भारत की जो जनता है, कश्मीर की जो जनता है, उसने सबको बुरी तरह से नकार दिया है। तो नेचुरली है कि जो क्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैंडलर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए, वो कैसे उसे कंट्रोल करें। तो ये देखना होगा कि आगे, लेकिन और भी ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। हमें आवश्यकता है कि इस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल करें और ताकि उन लोगों को कोई मौका न मिले। सेना और सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है कि गगनगीर में गोली चलाने वाले आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए या ढेर किया जाए। इस इलाके में कोई दूसरी आतंकी घटना ना हो, इसके लिए भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। गगनगीर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मृतकों में जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और बिहार तक के लोग शामिल हैं। पंजाब के गुरदासपुर के गुरमीत सिंह और बड़गाम के डॉक्टर शाहनवाज, मध्य प्रदेश के रहने वाले मैकेनिकल मैनेजर अनिल कुमार शुक्ला भी जो है इसमें शामिल है। बिहार के रहने वाले सेफ्टी मैनेजर फहीम नसीर, जम्मू के रहने वाले प्रोजेक्ट डिजाइनर शशि अबरोल और बिहार के मोहम्मद हनीफ और कलीम की मौत हो गई। वहीं देखिए, बिहार के मजदूर इंदर यादव, कठुआ के मोहन लाल, यहां से करीब प्रेंग इलाके में मुश्ताक अहमद लोन और सफापुर के इशफाक अहमद भट्ट और कठुआ के जगतार सिंह घायल। इस साल के 10 महीनों में ये छठी वारदात है जब अगर आप देखेंगे तो छठी वारदात में आप देखेंगे गांधरबल के गगनगीर इलाके में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 7 लोगों की हत्या कर दी। इससे पहले शोपियां में 18 अक्टूबर को बिहार के मजदूर अशोक चौहान की हत्या कर दी गई। राजौरी में 22 अप्रैल को मोहम्मद रज्जाक का नाम जो है शख्स की आतंकवादियों ने हत्या कर दी और अनंतनाग में 17 अप्रैल को राजू शाह नाम के बिहार के रहने वाले मजदूर की हत्या कर दी। शोपियां में 8 अप्रैल को दिल्ली के कैब ड्राइवर यानी परमजीत सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। ये पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। श्रीनगर में फरवरी में पंजाब के रहने वाले 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो देखिए, टनल प्रोजेक्ट पर हुई फायरिंग पर हुई के शिकार 12 में से 5 लोग जम्मू कश्मीर के हैं। साफ तौर पर यह समझ लीजिए कि आतंकवादियों ने कश्मीरी या गैर कश्मीरी पर फर्क नहीं किया। हालांकि टीआरएफ अभी तक कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर टारगेट बनाती रही है। द रेजिस्टेंस फ्रंट के हिट स्क्वाड, जिसे फाल्कन स्क्वाड भी कहा जाता है, वो नई सरकार बनने के बाद टारगेटेड किलिंग की बड़ी साजिश रच रहा है। खबर यह है कि ये आतंकवादियों की ऑनलाइन भर्ती भी कर रहे हैं। जानकारी ये मिली है और टीआरएस लगातार जो है हमले की फिराक में है और इसके पास हथियारों की एक बड़ी खेप भी मौजूद है। इसे लेकर सेना और सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।